नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th का ये एनएलएम का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर क्या होगा? दूसरा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हमने पिछले क्लास में जो इस मेन चैप्टर का कहानी है वो फोर्स से रिलेटेड था, जो हम लोगों ने फोर्स के बारे में समझा। अब फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में समझेंगे कि फोर्स जो है वो यूनिट क्या है, किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, उसके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फोर्स की यूनिट है और दो एसआई और सीजीएस दोनों में ये फेमस यूनिट क्लास 9th पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूछा जाता है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा समझें कि जो फोर्स है वो फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट हम समझे, यूनिट फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट्स में हम लोग बात करें एक एसआई यूनिट का और दूसरा बात करें बेटा यहाँ पर सीजीएस यूनिट का। ध्यान से देखें, फोर्स का जो अगला पॉइंट है फोर्स का, उसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज का, आपको मैं बता दूं कि फोर्स की जो यूनिट्स है एसआई में हम लोग न्यूटन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूटन साहब साइंटिस्ट थे, उन्हीं के रिस्पेक्ट्स में ये न्यूटन जो है ये यूनिट है। सीजीएस में इसको डायन के रूप में जाना जाता है। डायन जैसे हम लोग समझे DYNA, डायन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 न्यूटन को हम लोगों को समझना चाहिए कि एक न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा, सीजीएस में देखा जाए तो 1 डायन जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अगर उधर छिप गया होगा तो मैं बोल दिया एक बार कि 1 डायन जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और एक न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डायन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्स का डेफिनेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा। फोर्स की यूनिट्स सीख रहे हैं कि फोर्स की यूनिट्स क्या होगी। तो फोर्स की 2 यूनिट्स हम लोग एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में डिफाइन करेंगे। एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट डायन के रूप में, डायन जिसको बोलते हैं DYNA, डायन। 1 न्यूटन्स डिफाइंड हुआ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 1 डायन डिफाइंड हुआ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन दोनों में रिलेशन भी बहुत फेमस होता है। जैसे हम बताएं कि रिलेशन जो है हम लोग डिराइव भी करेंगे, और रिलेशन जो होता है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन में अगर देखा जाए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डायन। क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डायन होता है। अच्छा सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है जो आप बोलना चाह रहे हैं। अब बेटा इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग समझे कि आखिर ये कैसे होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 न्यूटन जो है, जो आपने सीखा कि 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा बताओ कि 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये सेकेंड स्क्वायर था सर, तो ये भी लिख दिया। मीन्स 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2। एक बार फिर से 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा सर? तो 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर सर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो डायन है। यस बेटा, तो 10 के पावर 5 डायन। ये मिल गया आपको 1 न्यूटन इक्वल टू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहां पर हमने सिखाने की कोशिश किया है बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी को हम लोग लेकर न्यूटन्स एंड डायन में रिलेशन को फिट कर लिया है, और जो चीजें आपके सामने है वो आप चीजें को नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया? यस सर, हो गया सर, हो गया। चलो बेटा, इसको हम लोग रब करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग आते हैं इसके बाद कि फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप को कहना चाहिए कि सर ये एक वेक्टर है। फोर्स कैसी है क्वांटिटी है? एक वेक्टर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। अच्छा सर, फोर्स जो है वेक्टर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि जो फोर्स, अगला, ये कैसी क्वांटिटी है? तो आप कहोगे कि सर वेक्टर है। और वेक्टर में दो तरह की बातें होती है, एक और दूसरा। ध्यान से देखिए, अगर फोर्स वेक्टर है, अगर मगर नहीं, फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो है। तो वेक्टर के साथ दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक पहला मैग्नीट्यूड का, किसका होगा? तो मैग्नीट्यूड का। वेक्टर में मींस फोर्स में आपको क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, कितने न्यूटन का लगा और किस डायरेक्शन में लगा। दूसरा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन। ठीक है, ये हम लोगों को इस चैप्टर में फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहूं कि एक ब्लॉक या मान लो एक टेबल पर बहुत सारे बुक्स को सजा कर रखा गया इस तरह से, ठीक है? ठीक। अब समझो कि हम लोग इस पर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, F बराबर F1 फोर्स लगाया, सपोज ये F1 वेक्टर को हम लोग सिंबलाइज उस पर एक एरो देकर करेंगे। वेक्टोरियल नोटेशन है ये F1। अब बताओ कि ये जो भी ब्लॉक है, मान लो इसका मास m है और इस सरफेस पर, एक ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, सपोज स्मूथ सरफेस है, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को चला सकता है। ये फोर्स F1 इस ब्लॉक को मूव करा सकता है कि नहीं करा सकता है। F1 का जितना मैग्नीट्यूड है, और ये मान लो कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस पर ईस्ट के डायरेक्शन में चल सकता है। बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि
इसी ब्लॉक पर ये जो F1 फोर्स है, इसका मास m, वही सरफेस मान लो है। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं F1 को, ये F1 ऐसे फोर्स लगेगा, तो अब बताओ कि क्या ये m इस F1 से चल सकता है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो रिजिड सरफेस है, इस सरफेस के अंदर तो घुस नहीं पाएगा। उतना ही अमाउंट का फोर्स जब मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाया तो ये m इस फोर्स की वजह से चल सकता है, और जितना फोर्स यहां है उतना ही फोर्स उसी m बॉडी पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएं तो ये बॉडी नहीं चल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि क्या डायरेक्शन मैटर करती है? तो यस, फोर्स डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए तो ये एक फैक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए क्या है? एक फैक्टर क्वांटिटी। यहां डायरेक्शन मैटर कर रहा है। देखो, अगर 10 न्यूटन मान लेते हैं यहां पर, और इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट लगाया तो ये बॉडी चलेगी, और वही फोर्स 10 न्यूटन को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएं, अगर इसको हम लोग नॉर्थ टू साउथ लगाएं, इधर वेस्ट टू ईस्ट लगाएं, तो वेस्ट टू ईस्ट से ये ब्लॉक चलेगी और नॉर्थ टू साउथ से ये ब्लॉक नहीं चलेगी। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के प्रयास किया आपको। तो हम लोगों को अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि क्या फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? तो यस, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। तो फोर्स एक वेक्टर है, इसमें एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन है। क्या है? मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? डायरेक्शन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्स का एक और कहानी है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फोर्स के साथ 3 चीज जुड़ा हुआ है: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स हम बोल सकते हैं कि फोर्स का कंप्लीट ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। कंप्लीट ज्ञान के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए। देखिए यहां पर डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस मैंने समझाया। और तीसरा क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा सर, ये बात है, इसको थोड़ा सा समझाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग वही फोर्स का स्टडी करेंगे जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बॉडी हमेशा ट्रांसलेट कर रही हो। क्या कर रही हो? ट्रांसलेट कर रही हो, रेक्टिलिनियर मोशन पर हो। उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन अगर कोई कहे कि फोर्स का कंप्लीट ज्ञान बताओ, तो आपको ये समझना चाहिए कि फोर्स का कंप्लीट ज्ञान के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए पता, डायरेक्शन होना चाहिए पता, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग रोटेशन में जाकर सीखते हैं। बेसिकली जो क्लास 11th के चैप्टर होते हैं तो उनमें जाकर हम लोग सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग 9th क्लास के बच्चे को भी उसी तरह से प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जब 11th में जाए तो उनको लगे कि नहीं, हम 9th से ही जेई मेंस, जेई का या नीट लेवल की तैयारी करते हुए पहुंच गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पॉइंट को लिखो और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझाने के प्रयास करेंगे आपको कि क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसलेट भी करा सकता है या किसी बॉडी को घुमा सकता है, रोटेट करा सकता है। देखिए कैसे, ये नोट डाउन करेंगे, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर घुमाना इफेक्ट। क्या है घुमाना इफेक्ट? मतलब रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। मिटा दें
यस सर, मिटा दीजिए। हम लोग इस बात को जो आप पढ़ाए बहुत ही सर जीरो लेवल से ज्ञान मिल रही है और हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर कहा घुमाना इफेक्ट की कहानी के बारे में। अगर मान लो कि ये एक सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ फर्स्ट क्लास एकदम से समझ लो, और ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक जिसका मास है। अगर हम एक फोर्स यहां पर लगाए, ये फोर्स F1 जो लगाया, अब इसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन हो, 50 न्यूटन हो, कुछ भी हो, तो अगर हम इस पॉइंट इस यहां पर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? यस, स्मूथ सरफेस है तो बॉडी आगे बढ़ेगी। और इसी फोर्स को उतना ही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना ही फोर्स को उतना ही मास भी मान लेते हैं, चलो। यही फोर्स डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही, लेकिन मैं इस फोर्स को यहां लगा दूं F1, उतना ही मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स का है वो बी पर है। तो इससे आप बॉडी को ट्रांसलेट करा सकते हो, या मान लो यहां पर फोर्स लगा दे तो ये बॉडी ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे जैसे ये बॉडी की फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगाते जाएंगे, ये बॉडी यहां से कुछ ओमेगा से घूम जाएगी। क्या हो जाएगी? ओमेगा से रोटेशन अकर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? रोटेशन अकर हो जाएगा। ये सर, ये समझ में आ गई मुझे। और ये ट्रांसलेशन होगा, यहां पर ये मोशन ऐसे होगा, यहां पर ओमेगा जो है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस सरफेस पर चल रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये चीजें टर्न अबाउट नहीं करेगी, यहां पर टर्न कर सकती है। तो यहां पर ओमेगा मिल सकता है, यहां ओमेगा 0 है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं दूसरे से देखेंगे तो ओमेगा इसमें भी मिल सकता है। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट कि वेरी हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन। मतलब ये जो हम लोग फोर्स की स्टडी करेंगे वो सारे के सारे फोर्स जो है इस चैप्टर में ट्रांसलेट कराने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? ट्रांसलेट कराएगी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है हम लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने की कोशिश किया है कि इस क्लास के रिगार्डिंग कि फोर्स की यूनिट्स क्या है, एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, इसके बाद हम लोग ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी कंफर्म होने के बाद ये जब वेक्टर बन गई तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात हुई। एक मैं एडिशन चीज जोड़ दिया है इसमें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो वेक्टर से मतलब नहीं है उसका, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स तो वेक्टर है ही, उसमें कहने की क्या जरूरत है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये भी किसी भी फोर्स का ज्ञान को क्लियर करता है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल देंगे वो दूसरी डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ, तो हो सकता है कि वो बॉडी ट्रांसलेट न करके रोटेट भी कर जाए। इतनी कहानी को हमने आपको समझाने की प्रयास किया है। अच्छा सर, बिल्कुल सर, हम लोगों को इतना तक समझ में आ गया है। ये सारी चीजें मिटा दो बेटा। यस, मिटा दीजिए सर। अब बेटा आप लोगों को देखा जाए तो क्लास 9 के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस की ज्ञान दी गई है, जो एनसीईआरटी में भी है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहां पर जो दिया गया है वो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से बताया गया है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग लिखें टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहां पर आगे बढ़ाएं हम लोग। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसमें बेटा
आप लोगों को पहला एक बैलेंस्ड फोर्स है के नाम से पढ़ना होगा, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि जो एफ नेट है, एफ नेट है वो जो है जीरो होना चाहिए। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, मतलब कि अगर इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करें बैलेंस फोर्स के बारे में, तो एफ नेट इस पर क्या होना चाहिए? एफ नेट या एफ रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अब ये एफ नेट और एफ रिजल्टेंट क्या है इसमें समझना होगा। और यहां पर एफ नेट और एफ आर जो है रिजल्टेंट, नेट मतलब उस ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि जो बैलेंस सिचुएशन का मतलब कि अगर कोई एक हेवी बॉक्स है और किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है, अगर हेवी बॉक्स को ग्राउंड पर रखोगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहां पर ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजें को। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर, जिस ऑब्जेक्ट पर हम बैलेंसिंग की सिचुएशन को जानना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से जो लगने वाला फोर्स का इफेक्ट होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो का मतलब कि जो इनिशियल स्टेट है ऑब्जेक्ट का, वही स्टेट में मोशन करता रहेगा, या अगर रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उस पर बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब, अगर बैलेंस फोर्स जीरो नहीं है तब उसकी स्पीड में बदलाव आ सकता है, अनबैलेंस सिचुएशन में आ जाएगी बॉडी, और अनबैलेंस में वो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसकी रफ्तार जो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रफ्तार बढ़ सकती है, मतलब जो मोशन के डायरेक्शन में है या रेस्ट में है तो जिस डायरेक्शन में चलेगी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर वो अपोजिट में काम कर रहा है तो स्पीड घट भी सकती है। ये सारी सिचुएशन होता है बैलेंस और अनबैलेंस की सिचुएशन में। ठीक सर, नोट कर लेंगे हम लोग इस चीज को, नोट कर लेंगे इस चीज को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ये तो केवल 9th क्लास में मैं आपको बता दूं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की सिचुएशन में क्या है। आपको मैं एनसीईआरटी की बुक से भी बता सकता हूं। बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, आप लिख सकते हैं बैलेंस फोर्स में, if the resultant of all the forces acting on the body is zero, the force are called balanced force. The force are called balanced force. अगर आप उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। मतलब कि आप समझो ऐसे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जैसे मैं आपको बैलेंस्ड फोर्स पर बात करूं, बैलेंस्ड फोर्स क्या है देखो। जैसे मैं कहूं कि मान लो कि सरफेस रफ है, सरफेस क्या है? ये रफ है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, सरफेस बेटा रफ है। यहां पर बहुत बड़ा एक बॉक्स है वो रखा गया है, जिसका मास क्या है? एम है। जिसका मास क्या है? एम है। आप यहां से एक इधर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज F1 का वैल्यू मान लो है, सब वैल्यू छोड़ दो उस चीज का,
वैल्यू छोड़ देते हैं हम लोग। यहां पर बेटा इस ब्लॉक को धरती माता का फोर्स से खींच रही होगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, mg। और दूसरा जिस सरफेस पर रखा गया है उस सरफेस इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट होता है। और अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, यहां एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हुआ है देखो, और ये सरफेस रफ है, ये सरफेस क्या है, रफ है, क्या है, रफ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समझो कि ये बॉडी रेस्ट पर है और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट एन है और धरती माता का फोर्स जो mg लग रहा है, तो ये बॉडी तो ऊपर भाग नहीं रही है, मतलब एन और mg तो बैलेंस है, एन और mg बैलेंस है। ये तो बात बिल्कुल सही है सर। लेकिन अगर हमने F1 ये लगाया राइट, तो लेफ्ट में एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है जो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सरफेस को रफ होने की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर ये जो सरफेस है ये लगा रहा होगा, और उतना ही अमाउंट का लगा रहा होगा जितना कि एक्सटर्नल एजेंट इस पर F1 एक्ट कराया है। और वो इनविजिबल फोर्स जिसके वजह से ये बॉडी रेस्ट में है, वो सब मिलकर नेट फोर्स इस बॉडी पर क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। उस फ्रिक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। बाद में फ्रिक्शन की कहानी आएगी तो स्टैटिक है कि क्या है, वो सब चीज चर्चा होगी। मतलब ये समझे कि तो F1 बराबर क्या होगा बेटा, ये F1 जो है मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर होगा। बट F1 की जो मैग्नीट्यूड है, F1 की मैग्नीट्यूड ये फ्रिक्शन फोर्स की बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स की बराबर है। तो कहेंगे और ये mg के बराबर है, तो हम कहेंगे कि यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। बिल्कुल सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बैलेंस सिचुएशन में नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जीरो है। अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी इस फोर्स की वजह से अगर चल पड़ती, तो F1 जो है इस फ्रिक्शन से क्या हो जाता, ज्यादा होता, क्योंकि ये तो आसमान में उड़ नहीं रही है। तो ये नॉर्मल और mg तो हमेशा बैलेंस, क्योंकि ये सरफेस पर ही मोशन कांस्टेंट है, मतलब ये मजबूर है इस सरफेस पर चलने के लिए। तो n और mg तो हमेशा क्या है, बैलेंस्ड है। तो F1 की वैल्यू अगर हम ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा आएगा वैल्यू कि जो इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है उसको पार कर जाए, तो ये बॉडी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और वहां पर अनबैलेंस्ड की सिचुएशन आकर हो जाता है, और वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। अब इस बॉडी में इनिशियल रफ्तार u जो है जीरो था, इसके बाद धीरे 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 टाइम बढ़ता जाएगा, इसमें एक्सेलेरेशन डेवलप हो जाएगा, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की कहानी। ये है स्टोरी जो आप बैलेंस सिचुएशन में देख रहे हैं। यहां पर नेट फोर्स जीरो है, और अनबैलेंस सिचुएशन में नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए सर आप पढ़ाते चलें और हम लोगों को दिमाग में पूरी तरह से घुस रहा है सर, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार फिर से बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड की सिचुएशन को आप जब भी इस लेक्चर को देखें, ईयरफोन लगाकर देखें, कॉपी और पेन लेकर टेबल कुर्सी पर बैठकर देखें और पढ़ें। लेक्चर को कभी भी ऐसे बेड पर सोकर या इस तरह से मत करें, क्योंकि टाइम भी बर्बाद होगा आपका, आप सीख नहीं पाएंगे। ओके सर, ओके सर, बेटा मिटाते हैं इसको हम लोग। अच्छा से ये तो कहानी हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है, ये इस टाइप ऑफ फोर्सेस से हम लोग को चिपकना नहीं है, क्योंकि हकीकत कुछ और है, बयां हम लोगों को कुछ और करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। क्योंकि ये क्लास में दिया हुआ था, इसकी चर्चा मैंने कर दिया।
मेनली जो टाइप फोर्सेस की पढ़नी है हम लोगों को, जिससे सवाल बनते हैं, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे उसके बारे में समझें। वास्तविकता में जिससे सवाल एनटीएससी है जो आपको 10th में 9th 10th के मिलाकर बोलेगी, या जेई या नीट के लेवल पर जो सवाल होगा वो न्यूमेरिकल ही होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल ही होगा। तो वहां पर टाइप जो है फोर्स का, जो कैटेगराइजेशन है फोर्स का, वो किस हिसाब से है उसको हम लोग फोर्स कितने भाग में बांटकर पढ़ाया जाता है। तो फोर्स को हम लोग ऐसा समझें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्स को जो कैटेगराइज किया गया वो, जैसे पहला हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी नाम है, इसे घबराना नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पहला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नाम सुना होगा, जैसे धरती माता का भी फोर्स है, ये भी क्या है? ग्रेविटेशन का ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब तीसरा में हम लोग जो यहां पढ़ाते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का चर्चा तो होगा ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जैसे चार्ज के बीच में है, मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, ये सब जो है यहां पर फोर्स काउंट होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के बीच में जो पूरी जो है यूनिवर्स जो है ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या है? बंधा हुआ है, उसी का फोर्स का काउंट होता है। यहां पर जो बेसिकली इसमें काउंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स, वहां पढ़ा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये चौथा जो है इसमें न्यूक्लियर फोर्स आप समझ सकते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी वगैरह जो आगे की चीजें, वहां पर जाना नहीं है आपको अभी फिलहाल। ये और ये फोर्स, अब इसमें जो है इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया, जो बहुत जरूरी है यहां पर हमको सिखाना जो चीजें है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? फ्रिक्शन की वैल्यू, ये ए मान लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स में। और नॉर्मल फोर्स होता है, जो बहुत जरूरी है समझना। यही सबसे सवाल आपको जेई नीट में या एनटीएससी वगैरह में पूछा जाएगा। और तीसरा जो होगा इसमें टेंशन फोर्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंशन फोर्स। हम लोग यहाँ पर एक सिंपल कैटेगराइजेशन है, ये सिंपल क्या है? कैटेगराइजेशन है, जो कैटेगराइजेशन को हम लोग बारी बारी से, मेन इसी में हम लोग घुसने वाले हैं। ग्रेविटेशन में थोड़ी बहुत जो चर्चा है तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में मेन बातें हम लोगों को जो सिखानी है वो फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। मेन जो यहाँ पर अभी चर्चा होगी नॉर्मल और टेंशन की चर्चा होगी। लेकिन पहले हम लोग नॉर्मल और टेंशन ये सब चीज चर्चा करने के पहले हम लोग न्यूटन्स के लॉज को पढ़ेंगे। उसके पहले जो गैलीलियो का जो आइडियाज है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बोल दूंगा आपको। लेकिन बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को पढ़कर इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। गैलीलियो ने आपकी, मैं किताब से ही इस चीज को बोल देता हूं कि गैलीलियो का जो ऑब्जर्वेशन था बेटा वो क्या था। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन जो है उसके बारे में हम बोल देता हूं। Galileo arrived at some important conclusions about motion of object by observing their motion on inclined plane। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कि गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन से बॉल को, जैसे मार्बल बॉल होते, उसको गिराया और फिर उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया और उसमें क्या
वो कंफर्म करता है, क्या देखता है उसी के बारे में वो कहानी है। He deduced that object move with constant speed when no force acts on them. Means उन्होंने ये पाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स, जैसे नेट फोर्स अगर जीरो है, मीन्स उस पर बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, तो उसकी जो स्टेट है उसी स्टेट को मेंटेन कर लेता है। मतलब वो कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा तो चलता ही रहेगा। अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर जाए तो वहां पर उसकी स्पीड बढ़ सकती है। मीन्स इन्होंने एंड गैलीलियो कंक्लूडेड की बात जब हुआ, द एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स is needed to sustain the uniform motion of the marble. That is, objects moves with constant speed along a straight line when no force acts on them. किताबों में बहुत सारे डायग्राम देकर आपको सीख बताया गया है वहां पर उसकी आर्गुमेंट में कि अगर हम लोग ज्यादा लंबा लेक्चर करने की कोशिश में जो चीजें हो रही है वो गड़बड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चे को, जो 9th क्लास के बच्चे हैं, अंडर 30 मिनट्स की लेक्चर पर बच्चों को सिखलाया जा रहा है। कारण कि बड़ा लेक्चर होने से थोड़ा बच्चे जो हैं घबराते हैं, पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि उतना देर तो आई कॉन्टैक्ट को लिया जा रहा है। तो उसी नहीं, तो मेरा भी एक मोटिव यही है कि जो 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 बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, जैसे फेडजी हो या चाहे जो भी हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह से लेक्चर को बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्लास में गैलीलियो से ही हम लोग कुछ चीजें को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ को देखेंगे, उससे जो इनर्शिया या फोर्स डिफाइंड हुआ उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद सेकेंड लॉ को भी देखेंगे जो अगली क्लास में है, बराबर एम का कैसे डेरिवेशन होता है। ये सब कहानी को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आप पढ़ते रहें, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। इस कोविड-19 में जब तक हम लोग अपने आप को घर में बैठकर और सुरक्षा व्यवस्था में गवर्नमेंट के नियम को पालन करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को मजबूती से करते रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ईयरफोन लगाएं, कॉपी कलम निकालकर पूरी तरह से टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई को पढ़ें, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।